नमस्कार सभी किसान साथियों। मैं हूं आपका सहायक सचिन और आपका अपने YouTube चैनल एग्रो केमिकल्स पर स्वागत है। किसान साथियों, आज हम धान की फसल में विभिन्न तरह के खाद का प्रयोग और महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। किसान साथियों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला अनाज चावल है, जो कि पूरी दुनिया में लगभग आधी जनसंख्या द्वारा खाया जाता है। धान की फसल का उत्पादन तैयार करते समय किसान विभिन्न तरह के फर्टिलाइजर प्रयोग करते हैं। भारत की जो मिट्टी है, अगर हम उसके बड़े तत्वों की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई गई, लेकिन अगर हम छोटे तत्वों की बात करें तो इस मिट्टी में जिंक की कमी मिली। धान की फसल में यूरिया, डीएपी, जिंक, पोटाश, जिप्सम, सिंगल सुपर फास्फेट, कैल्शियम, बोरोन, सल्फर और कॉपर का यूज किया जाता है। सबसे पहले हम डीएपी के बारे में बात करेंगे, जिसमें नाइट्रोजन 18% और फास्फोरस 46% हैं। धान की फसल में कुछ किसान साथी डीएपी का उपयोग करते हैं और कुछ नहीं। डीएपी का उपयोग धान की फसल में जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ खेतों में डीएपी की जरूरत पड़ती है। इसके लिए आप 25 किलोग्राम डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपने धान का खेत तैयार करते समय कद्दू प्रक्रिया के दौरान खेत में डालना है। इसका कारण ये है कि डीएपी मिट्टी में मिलकर अच्छा काम करता है, लेकिन कुछ किसान साथी डीएपी को धान लगाने के बाद भी डालते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत प्रक्रिया है। इस समय डीएपी डालने पर इसका उपयोग केवल 14 से 18% ही प्रयोग हो पाता है। अगर डीएपी का उपयोग हम कद्दू करते समय करें तो इसका उपयोग 70 से 80% हो जाता है और बाकी का बचा हुआ डीएपी अगली फसल में लगेगा। डीएपी का इस्तेमाल जिंक के साथ, जो कि ऑक्साइड फॉर्म में हो, एक साथ नहीं करना चाहिए। अगर किसान साथी डीएपी और जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल एक साथ करते हैं तो उससे ना तो आपका डीएपी उपयोग हो पाएगा और ना ही जिंक। डीएपी और जिंक ऑक्साइड का उपयोग एक साथ करने से मिट्टी में केमिकल रिएक्शन होगी, जिससे कि मिट्टी में दही जैसे छल्ले बन जाएंगे। अगर किसान साथी डीएपी के साथ जिंक डालना चाहते हैं तो वह केवल चिलेटेड जिंक ही डालें, जो कि बाजार में आसानी से मिल जाएगा। पोटाश का उपयोग धान की फसल में अवश्य करना चाहिए, जो कि फसल में विभिन्न तरह की बीमारियों को रोकने में मदद करता है और धान के दानों में वजन और क्वालिटी बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। पोटाश का उपयोग किसान एमओपी के रूप में कर सकते हैं, जिसमें कि पोटाश की मात्रा लगभग 60% पाई जाती है। इसका उपयोग हमें धान का खेत तैयार करते समय करना चाहिए, जिसकी मात्रा हमें 25 किलोग्राम प्रयोग करनी है। अब हम यूरिया के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका धान की फसल में बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा 46% पाई जाती है। भारत की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होने के कारण धान की फसल में यूरिया का लगातार प्रयोग किया जाता है। कुछ किसान इसका प्रयोग ज्यादा मात्रा में करते हैं, जो कि कई बार कीटों का पैदा होने का कारण बनता है। यूरिया धान की फसल में वेजिटेटिव ग्रोथ यानी कि लान को बढ़ाता है। धान की मोटी किस्म में 3 से 4 बैग और बारीक किस्म में 2 से 3 बैग का उपयोग करना चाहिए। धान में नाइट्रोजन की कमी होने के कारण धान में पीलापन होगा और ग्रोथ नहीं दिखाई देगी। धान रोपाई करने के 7 से 8 दिन के बाद यूरिया का प्रयोग शुरू करना चाहिए। जमीन को उपजाऊ व बेहतर बनाने के लिए जिप्सम एक रामबाण औषधि का काम करती है। यह खाद कैल्शियम और सल्फर की कमी को पूरी करता है, जिससे खेतों में फसल उत्पादन की क्षमता बढ़ती है। जिप्सम 23.3% कैल्शियम और 18.5% सल्फर का मिश्रण है। पानी में घुलने के बाद जिप्सम खेतों को कैल्शियम और सल्फर प्रदान करता है। जिप्सम एक अच्छा जमीन सुधारक है। यह क्षारीय जमीन को सुधारने का काम करता है। अब हम जिंक के बारे में बात करेंगे। जिंक एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जो कि भारत की मिट्टी में बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन धान की फसल में जिंक का उपयोग जरूरी है। ध्यान रखें कि जिंक ऑक्साइड का उपयोग हमें डीएपी के साथ नहीं करना है। इसके लिए हमें चिलेटेड जिंक का प्रयोग करना चाहिए।
जिंक की कमी होने के कारण धान की फसल में खैरा नामक रोग हो जाता है, जिसके लक्षण हमें धान की पत्ती के ऊपर जंग जैसे धब्बे दिखाई देंगे। चिलेटेड जिंक का उपयोग 500 ग्राम प्रति एकड़ पहली या दूसरी बार यूरिया डालते समय करना चाहिए। इसका इस्तेमाल हम स्प्रे में भी कर सकते हैं। धान की फसल मुख्यतः मानसून के समय लगाई जाती है, लेकिन कई बार अधिक वर्षा होने से खेत में जल भराव की समस्या पैदा हो जाती है, जिससे कई दिनों तक खेत में पानी खड़ा रहने के कारण धान की जड़ें काली पड़ जाएगी। इस समय किसान साथी धान की फसल में यूरिया के साथ सल्फर 80% फंगिसाइड का उपयोग करें, जिससे कि खेत पानी को सोख ले और पौधे की जड़ें भी काली से सफेद हो जाए। तो इस तरह हम सल्फर का महत्व जान पाए हैं। धान की किस्में जैसे कि PR26 में हल्दी गांठ की समस्या दाने भरने के समय दिखाई देती है। इसके लिए कॉपर खाद का प्रयोग करें। कॉपर का इस्तेमाल हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के रूप में करते हैं। इसका उपयोग धान जब गोब की अवस्था में हो तब कॉपर का इस्तेमाल से हल्दी गांठ की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। कॉपर खाद बाजार में ब्लू कॉपर सिंजेंटा, कोनिका धानुका कंपनी का आसानी से मिल जाएगा। कैल्शियम और बोरोन का काम धान में गोब की अवस्था के बाद शुरू होता है। कैल्शियम का मुख्य रोल दाने में दूध वाली अवस्था में दूध बनाने का काम होता है और बोरोन दाने के बनने में एक अहम रोल निभाता है। बोरोन पोलिनेशन प्रक्रिया को तेज कर देता है। कैल्शियम बोरोन का इस्तेमाल हम दानेदार कैल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और बाद में हम कैल्शियम और बोरोन का स्प्रे भी कर सकते हैं। किसान साथियों, आज हम सभी ने मिलकर धान में प्रयोग होने वाले सभी खादों पर चर्चा कर ली है। इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।